स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि मलिक काफूर किसका जनरल था, किसके रेन में वो था, और इक्ता सिस्टम क्या था? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में देखिए, यहाँ पे एक मैप दिखा रहा है फिगर 1 में। कह रहा है कि 13 से 14 सेंचुरीज में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी दिल्ली सल्तनत के, यानी कि 1200 से 1300 के बीच में जो यहाँ पे आपको सिटीज और फोर्ट्स दिख रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत के हैं। सीरी एक फोर्ट था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मंगोल से बचने के लिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां पनाह, ये भी एक फोर्ट था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। उसके बाद हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि फिरोज शाह कुतला, ठीक है, फिरोजाबाद में, इसे बनवाने वाले का नाम फिरोज शाह तुगलक था। फिर अगर हम बात करें हौज खास, जो कि एक पॉन्ड था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद दिल्ली ई कुन्हा, यानी कि ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ये दिखाया है। फिर हौज आई सुल्तानी, कुतुब मीनार हो गया, अदीलाबाद हो गया, तुगलकबाद हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद कह रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चोला किंगडम था जो कावेरी डेल्टा के पास इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि एक लार्ज सेंटर था बड़े महान किंगडम्स का। दिल्ली जो था उस समय पे उतना इम्पोर्टेंट सिटी नहीं था। 12th सेंचुरी की अगर बात करें तो दिल्ली को उतना इम्पोर्टेंट सिटी नहीं माना जाता था। दिल्ली को जो सबसे पहला कैपिटल बनाया गया था वो तोमार राजपूत के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें चौहान्स ने हरा दिया था। और दिल्ली जो था वो इम्पोर्टेंट सिटी बन जाता है ट्रेड और बिजनेस के लिए। बहुत सारे रिच जैन ट्रेडर्स जो थे वो दिल्ली में रहते थे। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में बहुत से जैन टेम्पल्स भी बनवाए। दिल्ली वाल, ये एक कॉइन का नाम है जो कि दिल्ली में बनता था, इसलिए इसका नाम दिल्ली वाल था। अब कह रहा है कि 13th सेंचुरी में, यानी कि 1200 के आसपास, जो दिल्ली सल्तनत था वो दिल्ली को अपना कैपिटल बना लेता है। साथ ही साथ वहां पे कई सिटीज भी बना देता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सिटीज पढ़े, जैसे दिल्ली कुन्हा जो इस फिगर में था। तो ये सारे सिटीज दिल्ली सल्तनत के द्वारा बनाए गए थे। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज थे उनके बारे में देखेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी रूल की वो 5 डायनेस्टीज थी। सबसे पहला था मामुल्क, जिसे हम स्लेव भी कहते हैं। दूसरा था खलजी डायनेस्टी। तीसरा था हमारा तुगलक डायनेस्टी। चौथा था सैयद डायनेस्टी और 5वां था लोधी डायनेस्टी। मामुल्क स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और खलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन खलजी। उसी तरह तुगलक डायनेस्टी का था गियासुद्दीन तुगलक, और सैयद डायनेस्टी का खिजर खान, और लोधी का बहलूल लोधी। तो इसे हम क्रोनोलॉजिकली याद रखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो कि ट्रिक मैंने बनाई है। तो इस ट्रिक को हम लोग इस तरह से देखेंगे। मामुल्क डायनेस्टी को कहेंगे मामू, खलजी को कहेंगे खाला, तुगलक को कहेंगे तुज, और सैयद को कहेंगे से, और लोधी को कहेंगे लड़ी। तो हम इसे याद रखेंगे, मामू खाला तुझसे लड़ी, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रहेगा। ये बस एक ट्रिक था सिंपल सा याद रखने का। तो अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें रूलर्स ऑफ दिल्ली दिखाया है। इसमें दिल्ली सल्तनत भी है, मुस्लिम रूलर्स भी हैं, और राजपूत जो वहाँ पे रूल किए हैं वो भी हैं। राजपूत डायनेस्टी में जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया है वो हैं तोमार, जो कि अर्ली 12th सेंचुरी से 1165 तक रूल करते हैं। फिर अनंगपाला जो 1130 से 1145 तक रूल करते हैं। फिर चौहान आ गए जो कि 1165 से 1192 तक रूल करते हैं। उसी के साथ पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया है जो 1175 से 1192 तक रूल करते हैं। फिर कुछ अर्ली तुर्किश रूलर थे जो कि 1206 से 1290 तक रूल किए हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, शमशुद्दीन इल्तुतमिश हो गया, और उसी की बेटी रजिया हो गई। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन हो गया। अब कुछ खलजी डायनेस्टी हैं, जैसे कि जलालुद्दीन खलजी हो गया,
अलाउद्दीन खिलजी हो गया, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी हो गया, गियासुद्दीन तुगलक हो गया, मोहम्मद तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, फिर सैयद डायनेस्टी हो गया, खिजर खान जो इसका फाउंडर है, और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बहलूल लोधी हो गया। इसका एक बार डेट भी आप लोग याद रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। ये जो फिगर दिखा रहा है इसमें बता रहा है 4 स्टेप्स मानोस्क्रिप्ट्स बनाने के। मानोस्क्रिप्ट्स के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी देखा था कि कैसे स्क्राइब्स उसे कॉपी करते करते चेंज कर देते थे मीनिंग। तो यहाँ पे स्टेप्स बता रहा है। तो जो पहला फिगर है इसमें स्मूथ पेपर तैयार किया जा रहा है हाथ से, आप देख सकते हैं इस फिगर में दिखाया है। उसके बाद स्क्राइब यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं मानोस्क्रिप्ट से। और थर्ड फिगर में इंपॉर्टेंट वर्ड को डेकोरेट या हाईलाइट किया जाता था गोल्ड को पिघला करके, और आखिर में पेजेस ऐड करके एक बुक की तरह बना दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज था वो पर्सियन था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे कह रहा है तारीख के बारे में। तारीख या तारीख ये एक हिस्ट्री की किताब होती थी जो कि पर्सियन में लिखी जाती थी, और इसे लिखने वाले एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, जैसे कि सेक्रेटेरिएट हो गए, पोएट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, कॉर्टियर्स हो गए। ठीक है, कभी कभी क्या होता था कि कहा जाता है कि ये बायस्ड भी होता था। ठीक है, एक तरफा। ये इसलिए ऐसा करते थे, सुल्तान को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे ताकि उन्हें सुल्तान की तरफ से रिवार्ड्स मिल सके। और इनको जो लिखने वाले होते थे जैसे कि पोएट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेक्रेटेरिएट्स, ये सारे लोग अधिकतर सिटी में रहते थे, बहुत ही कम लोग गांव में रहते थे। और साथ ही साथ ये लोग रूलर्स को सजेशंस भी देते थे कि कैसे रूल करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग सोशल ऑर्डर में बिलीव करते थे। उनका कहना था कि जो लोगों का डिवीजन है सोसाइटी में वो कास्ट, बर्थ, जेंडर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। साथ ही साथ ये लोग मेल डोमिनेंस में बिलीव रखते थे और काफी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे वुमेन्स एंड मेंस में। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो कि पहली मुस्लिम फीमेल रूलर बनी, जो कि 1236 में रूलर बनती हैं और 1240 में उन्हें थ्रोन से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है मिन्हाज ई सिराज जो कि एक हिस्टोरियन है, वो रजिया के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि रजिया जो थी वो अपने भाइयों से काफी ज्यादा योग्य थी रूल करने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति को फीमेल रूलर पसंद नहीं थी। साथ ही साथ और भी नॉबल्स थे, कई नॉबल्स को ये पसंद नहीं था कि एक फीमेल रूलर रूल करे, और इसी वजह से 1240 में उसे डिथ्रोन कर दिया गया। अब यहाँ पे कह रहा है सर्कल ऑफ जस्टिस। जो किंग होता है वो सोल्जर से, और जो सोल्जर्स होते हैं वो पीजेंट से, और जो पीजेंट होते हैं वो रेवेन्यू से। ये सारे लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यही होता है द सर्कल ऑफ जस्टिस। यहाँ पे कह रहा है कि जो फकीर ई मुद्दाबिर थे उन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा था कि जो किंग होता है वो बिना सोल्जर के सरवाइव नहीं कर सकता, सोल्जर्स बिना सैलरी के सरवाइव नहीं कर सकते, सैलरी बिना रेवेन्यू के सरवाइव नहीं कर सकते, और रेवेन्यू जो है वो पीजेंट और फार्मर से कलेक्ट किए जाते थे। वे लोग टैक्स पे करते थे, और अगर वो हैप्पी और समृद्ध हैं तो ही राज्य चलेगा, और अगर वो समृद्ध और हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो रेबल कर सकते हैं। तो पीजेंट्स और फार्मर्स को समृद्ध कैसे बनाया जाता था? उन्हें जस्टिस दे करके, ऑनेस्टी से गवर्न करके। तो यही एक स्ट्रॉन्ग किंगडम का बेस होता था। तो यही यहाँ पे समझाया था कि कैसे किंग, सोल्जर, रेवेन्यू, पीजेंट, जस्टिस, ये सभी स्ट्रॉन्ग किंगडम के पिलर्स हैं और कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारे सर्कल ऑफ जस्टिस में लाई करते हैं। अब मिन्हाज आई सिराज के बारे में हम लोग और देखेंगे कि क्या कहता है वो रजिया के बारे में। तो उसने कहा था कि जो वुमेन रूलर होती हैं वो सोसाइटी के आइडियल ऑर्डर के खिलाफ था। ठीक है, वुमेन का रूलर होना। उनका मानना था कि सोसाइटी का जो ये ऑर्डर है ये गॉड ने बनाया है, जो पैट्रियार्की है, और वुमेन को मेन के अधीन होना चाहिए, यानी कि उसके नीचे रहना चाहिए। वो ये देख के शौक था कि एक महिला होकर के रजिया इतना योग्य कैसे थी।
इतना टैलेंटेड कैसे थी। रजिया जो थी वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी होती है। और ये भी हमें याद रखना है कि रजिया ने 2 तरह का कॉइन छपवाया था, जो कि एक सिल्वर का था जिसे सिल्वर टंका कहा जाता था और एक जीतल कहा जाता था। तो रजिया ने अपने सिक्कों पर अपने पिता इल्तुतमिश का नाम भी अंकित करवाया था और बाद में उन्होंने अपने नाम के साथ अब्बासी खलीफा का नाम सिक्कों पर लिखवाया था। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रुद्रमा देवी के बारे में कह रहा है कि रुद्रमा देवी जो थी वो एक ब्रेव योद्धा क्वीन थी ककाटिया डायनेस्टी की, और उन्होंने रूल किया था 1262 से लेके 1289 तक। उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में मेल स्टाइल का नेम यूज किया था। उसके बाद एक और अगर हम महान योद्धा की बात करें जिनका नाम दिद्दा था, वो तो थी दीदी, ठीक है, लेकिन उनको सम्मान और प्यार से दिद्दा नाम दिया गया था। यह कश्मीर की बहुत ही पावरफुल क्वीन थी जो कि लोहारा डायनेस्टी से आती थी। इनके जो हस्बैंड थे दिद्दा के, वो क्षेमगुप्त थे। उनके मृत्यु के बाद दिद्दा ने अपने पुत्र और अपने पोते के बिहाफ पे रूल किया और उनके समय में बहुत ही पावरफुल पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशंस रहा था। उसी तरह से अगर हम नायका देवी की बात करें तो नायका देवी जो थी वो चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी से आती थी जो कि गुजरात किंगडम में रूल की थी। उनके जो हस्बैंड थे जिनका नाम था अजय पाल, उनके बिहाफ पे वो रूल की और उनके जो पुत्र थे मूल राज, तो अजय पाल के डेथ के बाद उन्होंने मूल राज के बिहाफ पे भी रूल किया। उन्होंने बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को हराया था अपने राजपूत फोर्स के साथ, और कहते हैं कि उन्होंने उस युद्ध में अपने पुत्र को अपने पीठ पर बांध करके बैटल ऑफ कायाधारा, इसी में उन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया था। इतने गंदे तरीके से हराया था कि घोरी दोबारा बहुत समय तक गुजरात पर अटैक नहीं किया। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें कुछ मुख्य सिटीज दिखा रहा है जो कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कैप्चर किया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंटरलैंड किसे कहते हैं। तो जो सिटीज होते हैं सुल्तान के कंट्रोल में और उसी सिटी के आसपास के जो विलेजेस होते हैं उसे ही हिंटरलैंड कहते हैं। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते थे वो डिपेंड करते थे ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर में, यानी कि ट्रेड से और जो गिफ्ट्स दिए जाते थे अपने मन से, और प्लंडर यानी कि लूट से। बंगाल और सिंध जो थे वो एक गैरिसन टाउन थे जो कि दिल्ली से काफी दूर थे, इसीलिए दिल्ली से उन्हें रूल करना मुश्किल हो जाता था। और सबसे बड़ा थ्रेट जो था दिल्ली सुल्तानत का वो मंगोल्स थे। साथ ही साथ जो रिवोल्ट होते थे प्रोविंशियल गवर्नर्स के द्वारा, वो भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक था। दिल्ली सल्तनत जो था बहुत ही मुश्किल से सरवाइव किया और उसका जो एक्सपेंशन हुआ सबसे ज्यादा, वो अगर देखा जाए तो गियासुद्दीन बलबन के दौरान हुआ, साथ ही साथ अलाउद्दीन खलजी के दौरान सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, और एक और नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इस समय पे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था दिल्ली सल्तनत का। जंगल्स काटे गए, एग्रीकल्चर बढ़ाया गया, जो हंटर ग्रैदर थे, जो पशुपालक थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया। नए नए फोर्ट्स बनाए गए, टाउन्स बनाए गए ताकि ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर को एक्सपैंड किया, यानी कि जो बाहरी सीमाएं थे एक्सटर्नल फ्रंटियर्स, उसे इन्होंने एक्सपैंड किया। साउथ इंडिया में मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया गया था अलाउद्दीन खलजी के द्वारा, जिससे उसने एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स, ये सारी चीजों को कैप्चर करने लगा वॉर्स के समय पे। वो लोग बहुत ही ज्यादा लूटपाट करते थे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए, और भी अलग अलग वैल्यूएबल चीजों को वो लूटपाट करके ले जाते थे। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक और फिगर दिखा रहा है जिसमें दिखा रहा है अलाउद्दीन खलजी के जो अभियान चलाए गए थे, कैंपेन हुए थे साउथ इंडिया में, उसका जो रेन था अलाउद्दीन खलजी का, वो था 1296 से लेके 1316 तक। उसका जो जनरल था अलाउद्दीन खलजी का, वो मलिक कफूर था। ये हमें याद रखना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली से वो चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, देवागृह हो गया, ककाटियाज, वरांगल हो गए, तो यहाँ तक उसने अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन किया था। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा है जिसमें एक मॉस्क्यू का फिगर है, मस्जिद का फिगर है। इसका नाम है कुवैत अल इस्लाम। इसका अर्थ होता है पावर ऑफ इस्लाम। ये जो मस्जिद था ये 1100 में बनवाया गया था, जिसमें फ्राइडे की प्रेयर्स पढ़ी जाती थी, इसलिए इसे कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू कहते हैं। और जो सबसे पहला सिटी दिल्ली सल्तनत में बनाया गया था, जो कि रिकॉर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है, वो है दिल्ली ई कून्हा, यानी कि पुरानी दिल्ली, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो अगर आप दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे जो पुरानी दिल्ली मौजूद है उसका नाम था दिल्ली ई कून्हा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुछ रूलर्स द्वारा इसे एक्सपैंड किया गया, जैसे कि इल्तुतमिश हो गए और अलाउद्दीन खिलजी हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कुतुब मीनार के बारे में। तो जो कुतुब मीनार है उसे बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, और फिर से उसे रिपेयर किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये भी हमें याद रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है बेगमपुरी मॉस्क्यू, ये मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में बनाया गया था। जो सिटी था जहानपना, उसका ये मेन मस्जिद था, यानी कि सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक और फिगर है, फिगर 4, जो है मौत की मस्जिद। ये मौत की मस्जिद सिकंदर लोदी के समय पे बनवाया गया था उसके मिनिस्टर्स के द्वारा, ये भी हमें याद रखना है। और ये जो 5th फिगर है मॉस्क्यू ऑफ जमाली, ये 1520 में बनवाया गया था। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे जो अर्ली सल्तनत थे वो पूरी तरीके से इलाइट नोबल फैमिलीज पे डिपेंड नहीं करना चाहते थे, यानी कि अरिस्टोक्रेट्स पे डिपेंड नहीं करना चाहते थे। उसके बजाय वो स्लेव्स पे भरोसा करते थे, जो गुलाम होते थे उस पे। वो अपने गुलाम को स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे, और वही गुलाम जो स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग वाले होते थे उसे बंदगन कहते थे। तो हमें याद रखना है कि बंदगन कौन होते थे, तो वो स्लेव्स जिन्हें स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग आती थी। ये जो बंदगन्स होते थे ये पूरी तरीके से अपने सुल्तान पे डिपेंड करते थे। तुगलक और खिलजी जो थे सबसे ज्यादा अपने बंदगन्स को पावर दे रखा था, अपने स्लेव्स को पावर दे रखा था। और जो स्लेव्स होते थे वो अपने मास्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते थे, लेकिन साथ ही साथ जो नए रूलर आते थे रूल करने, उनके खिलाफ ये रहते थे, जिससे यहाँ पे मतभेद पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट आगे जाकर के तख्ता पलट हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो पर्सियन राइटर्स थे, तारीख राइटर्स थे, तो वो क्रिटिसाइज करता था जो लो बेस बॉर्न थे उनका हाई ऑफिसेस पे आना, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि स्लेव्स जो है वो रूल करे। वो सिर्फ इलाइट माइंडसेट के थे, तो इलाइट्स को ही प्रेफर करते थे, लाइक हायरार्की सिस्टम। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे इक्ता सिस्टम के बारे में कह रहा है। तो इक्ता सिस्टम क्या होता था? इक्ता यानी कि लैंड, जमीन या टेरिटरी असाइनमेंट कह सकते हैं। इक्तादार या मुक्ति वो होते थे ऐसे ऑफिसर्स जिसे इक्ता दिया जाता था, यानी जमीन दिया जाता था एज अ सैलरी। ठीक है, सैलरी यानी कैश के जगह पे लैंड दिया जाता था कुछ समय के लिए। और जो ड्यूटीज होते थे, जैसे कि मिलिट्री कैंपेन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, ये सब ट्रांसफर होते रहते थे। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं थे, इसीलिए ये कुछ समय के लिए होते थे। इसका नियम यह था कि ये इसलिए थे ताकि जो सुल्तान है वो नहीं चाहते थे कि ये मिलिट्री जो है ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए उसने इसे शॉर्ट पीरियड के लिए रखा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा था मुक्ति पे। वो अपने स्लेव्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, अपने बेटे से भी ज्यादा। सुल्तान को सलाह दी जाती थी कि जो ट्रेंड लॉयल स्लेव हैं ये कई बार बायोलॉजिकल सन से भी बेहतर होते हैं, ऐसा सुल्तान को बताया जाता था, क्योंकि ये केयरफुली ट्रेंड होते थे, साथ ही साथ इनमें मिलिट्री स्किल्ड होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे और लॉयल भी होते थे। तो लॉयल और ट्रेंड स्लेव बनाने में बहुत समय लगता था। ये सारे चीजें बताती हैं कि दिल्ली सल्तनत का थिंकिंग कैसा था, जो अपने ही बेटे के जगह पे अपने गुलामों को ज्यादा प्रेफर करते थे रूल करने के लिए।
तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑफिशियल कौन कौन थे मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर। तो अजीज खुम्मा एक शराब बनाने वाला व्यक्ति अपॉइंटेड था, फिर फिरोज हजम जो कि एक बार्बर था, फिर मंका तबाक जो कि एक कुक था, और लाधा एंड पीरा जो कि माली था। तो ऐसे ऐसे लोगों को उसने ऑफिशियल्स के तौर पे चुना था। जियाउद्दीन बरानी जो थे मिड 14th सेंचुरी में, उसने ऐसे ऐसे ऑफिशियल्स को देख करके कहा था कि ये एक लॉस है, ये इनकैपेसिटी टू रूल है, जिसमें रूल करने की क्षमता नहीं है। ऐसे ऑफिशियल्स रखे गए हैं क्योंकि ये इलाइट माइंडसेट का था। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत था वो हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। साथ ही साथ उसने चीफ स्टैंड यानी समंताज अरिस्टोक्रेट को भी कंट्रोल में करना चाहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक पॉलिसी निकाला जो कि डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल था, और उसने राइट टू कलेक्ट टैक्स को भी एबॉलिश कर दिया जो कि समंताज के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। और उसने 3 प्रकार के टैक्सेस को निकाला। पहला जो था वो था खरज, इसमें 50% लैंड का जो कल्टीवेशन होता था वो रूलर को देना होता था। दूसरा था कैटल पे टैक्स, और तीसरा था हाउसेस पे टैक्स। जो सबसे लार्ज पार्ट्स था वो अभी भी कंट्रोल के बाहर था, जैसे कि बंगाल हो गया, साउथ इंडिया हो गया, और ये दोबारा से इंडिपेंडेंट हो जाता है साउथ इंडिया। जो गैंगेटिक प्लेन था उसमें डेंस फॉरेस्ट होने के कारण जो आर्मीज थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है चीफ स्टैंड एंड देयर फोर्टिफिकेशन, यानी कि समंताज और उनके फोर्टिफिकेशंस। तो इसमें कह रहा है कि इब्न बतूता जो था वो 14th सेंचुरी में जब इंडिया आता है मोरक्को से, तो वो कहता है कि जो लोकल रूलर्स थे वो अपने आप को सिक्योर रखते थे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्लेसेस में, उन जगहों पे, जैसे कि वो पहाड़ों पे हो गए, रॉकी एरियाज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, बैम्बू ग्रोव्स फॉरेस्ट हो गए, वैसे एरियाज पे वो रहते थे। वो कहता है कि इंडिया में जो बैम्बू था वो बहुत ही मोटा और मजबूत था, जो कि आग भी उस पे असर नहीं करता था। और ये जो बैम्बू फॉरेस्ट था ये इतना घना होता था जिससे नेचुरली फोर्टिफिकेशन हो जाता था, और ये एक डिफेंसिव वॉल की तरह काम करता था जिसे रैम्पार्ट्स कहा जाता था। और इसके बीच में यानी रैम्पार्ट्स के बीच में लोकल चीफ या रूलर सेफ रहते थे, अपने कैटल्स रखते थे, क्रॉप्स उगाते थे, अपने लोगों के साथ रहते थे, और उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल था। मंगोल जो थे वो दिल्ली सल्तनत पे अटैक करते हैं। चंगेज खान जो कि 1219 में ट्रांसोक्शियाना पे हमला करता है जो कि नॉर्थ ईस्ट में था, ईरान में, ठीक है। और उसके बाद हमला करने के बाद वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत के लिए मंगोल्स का हमेशा थ्रेट रहता था। सबसे ज्यादा जो अटैक हुए हैं मंगोल्स के द्वारा वो अलाउद्दीन खिलजी के रेन में हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में हुए हैं सबसे ज्यादा अटैक मंगोल्स के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ डिफेंसिव पॉलिसी अपनाया मंगोल से बचने के लिए। उसने अपना एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ा किया जिसका जो सैलरी था वो परमानेंट था, लेकिन ये इतना ज्यादा था कि इसे मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल था। वही जो तुगलक था वो एक एम्बिशियस पॉलिसी लेके आता है जिसे ऑफेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं। उसने मंगोल्स को कैंपेन करने का प्लान किया, और ऐसे तो तुगलक को हम लोग उसके फेल्यूर के तौर पे ही याद रखते हैं, लेकिन वो एक एम्बिशियस रूलर था जिसने अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने की कोशिश करी थी। यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के रेन में दिल्ली पे 2 बार अटैक होता है, एक तो 1299 से 1300 और 1302 से लेके 1303 तक। तो इसी वजह से उसने बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को रेस किया। उसके बाद कह रहा है कि उसने गैरिसन टाउन का
कंस्ट्रक्शन करवाया। गैरिसन वहां होता है जहां पे सोल्जर्स तैनात किए जाते हैं और अपने सोल्जर्स के लिए इसने नया गैरिसन टाउन बनवाया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो गंगा यमुना रीजन था वहां से ये 50% का फिक्स टैक्स लेता था फार्मर्स से, जिसके कारण जो किसान थे उन पे काफी ज्यादा बर्डन पड़ गया और गरीबी आ गई, जिसके कारण रेबेल छेड़ दिया उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सोल्जर्स के सैलरीज थे वो कैश दिए जाते थे और एक स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लाता है वो मार्केट में, ताकि वो इन्फ्लेशन को रोक सके और आर्मी को चीप सप्लाई यानी सस्ता सप्लाई दे सके। और फिफ्थ में कह रहा है कि जो डेली गुड्स थे, जो सस्ते डेली गुड्स थे, वो कंट्रोल मार्केट प्राइस में मिलने लगे थे, क्योंकि अगर इसका दाम बढ़ जाता तो आर्मी की सैलरी भी बढ़ानी पड़ती। इसीलिए उसके जो स्टैंडिंग आर्मी थे वो मंगोल के खिलाफ सक्सेसफुली खड़े रहे। अब तुगलक के बारे में अगर देखें, तुगलक का यहाँ पे बता रहा है कि जो मंगोल्स थे उसने जब अटैक किया तो तुगलक ने उन्हें हरा दिया। तो तुगलक को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है अपने स्ट्रेंथ, आर्मी के स्ट्रेंथ को लेकर के, और वो प्लान करता है कि वो ट्रांसोक्शियाना पे अटैक करे। इसलिए उसने भी बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को रेज किया। उसके बाद नए सिटीज बनाए गए, गैरिसन टाउन बनाए गए, जैसे कि दिल्ली, कुन्हा हो गया, पुरानी दिल्ली, जहाँ पे जो लोग थे उन्हें खाली करा करके दौलताबाद में भेज दिया गया, जो कि साउथ इंडिया में है। उसके बाद कह रहे हैं कि काफी हेवी टैक्स लगाया गया कुछ एरियाज में, ताकि आर्मी को खिलाया जा सके, जिसके कारण यहाँ पे भूखमरी छा गई और इसी के कारण रेबेल हो गया उस एरिया में। ठीक है, रूलर के खिलाफ। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो तुगलक था वो सैलरी कैश में देता था, और साथ ही साथ ये याद रखने वाली बात है कि उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि कॉपर और ब्रास से बना हुआ था 14th सेंचुरी में। तो ये फेल हो जाता है क्योंकि लोगों को इस पे भरोसा नहीं होता था, क्योंकि इसके सस्ते कॉपी बनने लगे थे और लोग जो थे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को सेव करने लगे थे, और इसी कारण ये फेल हो गया और ट्रेजरी जो था वो वीक हो गया, इकोनॉमी अनस्टेबल हो गया। आखिर में कह रहा है कि ये कश्मीर कैंपेन करने के लिए निकला था, जिसमें ये सक्सेसफुल नहीं होता है और प्रॉब्लम हो जाती है कंडीशन और जो टराइन था वहां का, उसके कारण जो कश्मीर का क्षेत्रीय इलाका था उसके कारण वो ट्रांसोक्शियाना तक इन्वेड नहीं कर पाता है। और उसके बाद अपने इस बड़े आर्मी को मेंटेन करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग दौलताबाद भेजे गए थे वो लोग भी रेबल कर देते हैं, और साथ ही साथ जो फार्मर्स थे जिन पे इतना हेवी टैक्स था वो भी गुस्से में आकर के रेबल कर देते हैं। तो इतने सारे फेल्यूर्स हो जाते हैं कदम उठाने के बाद भी। अब अगर आके देखें तो यहाँ पे कह रहा है 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत कैसा था। तो अब तुगलक डायनेस्टी के बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन आया था, तो सैयद आया था तुगलक के बाद, और सैयद के बाद आया था लोधी। तो इनके लिए इम्पोर्टेंट सिटी दिल्ली था और इम्पोर्टेंट कैपिटल आगरा था। 1526 की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत उस समय तक वीक हो जाता है। बहुत से रीजन्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और पूरा का पूरा साउथ इंडिया हो गया। नया रूलिंग ग्रुप आता है जो कि अफगान्स होते हैं। नए पावरफुल डायनेस्टी फिर से आते हैं जो कि राजपूत होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट रूलर बनता है, जो अपने छोटे से टेरिटरी जो कि बिहार में था उसके अंकल का उसे मैनेज करने के बाद वो उभर करके आता है। और हमें यह भी याद रखना है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को वो 2 बार हराता है। पहला युद्ध होता है 1530 से 1540 में, और दूसरा होता है 1555 से 1556 में। तो उस बैटल का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा बैटल था जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद वो दिल्ली को कैप्चर करता है और अपना वहां पे डायनेस्टी बनाता है जिसका नाम होता है सुर एम्पायर। ठीक है, और वो वहां पे 15 साल तक चलता है सुर एम्पायर।
जिसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स होते हैं, जिसमें आइडियाज जो वो लेता है वो अलाउद्दीन खिलजी के रूलिंग आइडियाज लेता है। जैसे कि उसका जो रेवेन्यू सिस्टम था, रोड कंस्ट्रक्शन था, पोर्टल सिस्टम था, पोस्टल सिस्टम था, करेंसी सिस्टम था, ये सभी वो अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम से उठाता है और उन्हीं रिफॉर्म्स को ये, उन्हीं आइडियाज को ये अपने डायनेस्टी में लागू करता है। उसके बाद इसी आइडियाज को बाद में अकबर भी फॉलो करता है। तो अकबर जो रहता है वो रूल करता है 1556 से 1605 तक, मुगल एम्पायर का रूलर होता है। और अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है 3 ऑर्डर्स इन मेडाइवल यूरोप। तो 11वीं सेंचुरी में आइडिया आया फ्रांस में जो सोसाइटी थी उसे 3 क्लास में डिवाइड करने का। 3 क्लासेस कौन कौन से थे? तो पहला क्लास था जो लोग पूजा करेंगे, जो कि चर्च पीपल कहलाएंगे, जैसे कि प्राइस्ट हो गए, क्लर्जीज हो गए, मॉन्क्स हो गए। दूसरे लोग कौन से होंगे? तो वो जो लड़ाई करेंगे, जैसे कि वॉरियर्स हो गए, नॉबल्स हो गए, और यही लोग आगे जाके नाइट्स बन जाते हैं। और तीसरे लोग कौन होंगे? जो जमीन में खेती करेंगे, जमीन कोड़ेंगे, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए। तो ये सारे जो डिवीजन थे ये सपोर्ट किए गए कैथोलिक चर्च के द्वारा, और वो लोग चाहते थे कि जो वॉरियर्स थे वो आपस में लड़ना बंद करें, इसीलिए वो प्रमोट करते थे पीस ऑफ गॉड का आइडिया, और उन्हें वो जेरूसलम में भेज देते हैं अपना वापस से जेरूसलम पे कंट्रोल पाने के लिए। उस समय पे क्या था कि जो जेरूसलम था वहां पे मुस्लिम्स ने कैंपेन कर रखा था और इसीलिए वहां पे मिलिट्रीज को भेजा गया था फॉर रिलीजन पर्पस। तो जो रिलीजियस मिलिट्रीज थे, जो अपने धर्म के लिए मिलिट्री बनाए गए थे, उन्हें कहा गया था क्रूसेड्स। तो 12वीं सेंचुरी में जो नोबल्स थे उन्होंने खुद को नाइट्स कहना शुरू कर दिया, और 11वीं सेंचुरी के खत्म होते होते नाइट्स की समृद्धि फ्रांस में बढ़ गई। तो अब हम लोग थोड़ा सा जेरूसलम के बारे में अगर देखें तो जो जेरूसलम था वहां पे जो जीसस क्राइस्ट थे वो प्रीच देते हैं, और साथ ही साथ उनका वहीं पे डेथ भी हुआ था। तो इसीलिए क्रिश्चियंस के लिए होली प्लेस बन गया था। लेकिन 7वीं सेंचुरी में मुस्लिम ने इसे कंट्रोल कर लिया था, और साथ ही साथ जो जेरूसलम था वो जेविश लोग के लिए भी होली प्लेस था, जहाँ पे जो सबसे पहला टेम्पल था जेविश किंग ने बनवाया था, जिसका नाम था डेविड, किंग डेविड, और पहला टेम्पल का नाम था सोलोमोन, जो कि जेरूसलम में बनाया था इन्होंने। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज देखा, जो सीरी, जहांपनाह, दिल्ली, कुन्हा यानी कि ओल्ड दिल्ली हो गया। फोर्ट सीरी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। जहांपनाह जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह कोतला हम लोग नाम से ही पता लगा सकते हैं, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा रूलर्स ऑफ दिल्ली, जिसने राजपूत डायनेस्टी ने रूल किया, अर्ली तुर्किस ने रूल किया, खिलजी ने रूल किया, तुगलक ने रूल किया, सैयद ने किया और लोधी ने किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप स्क्राइब्स जो थे मानुस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में, जिसमें फक्र ई मुदाबिर बताता है 13th सेंचुरी में कैसे किंग, सोल्जर, पीजेंट्स और रेवेन्यू आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे तारीख के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में देखा, जिसके बारे में मिन्हाज ई सिराज कहते हैं कि उन्हें फीमेल रूलर नहीं पसंद थी, लेकिन रजिया सुल्तान अपने भाइयों से कहीं ज्यादा कैपेबल थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे दिद्दा के बारे में देखा, रुद्रमादेवी के बारे में देखा, नाइकी देवी के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गैरिसन टाउन देखा, जो कि कई रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था। और फिर इस फिगर में जो शमशेदुन इल्तुतमिश था उसका एक्सपेंडेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन बलबन के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया तक अपना कैंपेन को फैलाया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मस्जिद के बारे में देखा, जैसे कि कुवैत अल इस्लाम हो गया। और फिर हम लोगों ने पुरानी दिल्ली, दिल्ली ई कुन्हा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, उसके बारे में देखा। और फिर हम लोगों ने देखा कि कुतुब मीनार को बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किया इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक ने उसे
रिपेयर करवाया। उसके बाद हम लोगों ने बेगमपुरी मस्जिद के बारे में देखा जो कि जहान पनाह में था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मूत की मस्जिद देखा जो कि सिकंदर लोदी के टाइम पे बनाया गया था। और फिर हम लोगों ने मस्जिद ऑफ जमाली कमाली देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेट किए गए खलजी और तुगलक के दौरान पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बंदागन को देखा। बंदागन वो होते थे जो स्लेव्स मिलिट्री ट्रेंड थे। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे वो अपने बेटों से ज़्यादा अपने स्लेव्स पे भरोसा करते थे और उन्हें ही अपना आगे का रूल देते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मोहम्मद तुगलक का जो ऑफिशियल्स थे उसको देखा। तो इसमें कौन कौन थे, तो बार्बर हो गए, शराब बनाने वाला हो गया, कुक हो गया, गार्डनर हो गया, जिसके बारे में जियाउद्दीन बरानी कहते हैं कि ये एक फेल्यूर एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद हम लोगों ने खलजी और तुगलक का जो इक्ता सिस्टम था, यानी कि लैंड कहा जाता था इक्ता को, जो कि उसके मिलिट्रीज को दिया जाता था एज अ सैलरी, जिसे हम मुक्तीज कहते थे। ठीक है, वो मिलिट्रीज जिन्हें इक्ता मिलता था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स के टाइप्स देखे। तो 3 टाइप्स के टैक्स थे खलजी के टाइम पे। पहला था खराज, जिसमें वो 50% का टैक्स लेता था फार्मर्स से, और सेकंड टैक्स था पशुओं पे लगाया था, और तीसरा था घरों पे लगाया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे इब्न बतूता बताता है कि बैम्बू से घिरे हुए जो एरियाज होते थे वहां पे किस तरह से लोग रहते थे और कितना टफ होता था उन्हें डिफीट करना। उसके बाद हम लोगों ने चंगेज खान का जो अटैक था 1219 में ईरान में नॉर्थ ईस्ट, जिसे कहते हैं ट्रांसोक्शियाना, वहां पे उसने किया था, और फिर वो दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के स्टैंडिंग आर्मी के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे मंगोल ने 2 बार अटैक किया था, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे तुगलक ने 1 बार मंगोल्स को हराया था। उसके बाद हम लोगों ने सल्तनत 15th एंड 16th सेंचुरी में देखा, जिस समय तक तुगलक सैयद लोधी रूल करे। ठीक है, और धीरे धीरे 1526 तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। और फिर आता है शेर शाह सूरी का टाइम, इसमें वो सूरी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है, जो कि 15 साल तक रूल करता है, और वो अलाउद्दीन खलजी के पॉलिसी को अपनाता है। साथ ही साथ वो हुमायूं को 2 बार हराता है। उसके बाद देखते हैं कि अकबर जो 1556 से 1605 तक रूल करता है, उसने भी इसी पॉलिसी को अपनाया अपने रेन में। उसके बाद हम लोगों ने आखिर में 3 ऑर्डर्स देखा, यानी पीस ऑफ गॉड, जिसमें हम लोगों ने क्लास डिवीजन देखा जो फ्रांसिस के द्वारा किए गए थे, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।